मधुबाला भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेत्री जिनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उनके अभिनय में एक आदर्श भारतीय नारी को देखा जा सकता है। अपने छोटे से जीवन में मधुबाला ने सिनेमा जगत में एक अमिट छाप छोड़ दिया। चेहरे द्वारा भाव अभिव्यक्ति तथा नजाकत उनकी प्रमुख विशेषताओं में से एक था। उनके अभिनय प्रतिभा, व्यक्तित्व और खूबसूरती को देखकर यही कहा जाता है कि वह भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महान अभिनेत्री थी। वास्तव में हिंदी फिल्मों के समीक्षक मधुबाला के अभिनय काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से सम्मानित करते हैं। 1950 के दशक के दौरान वह सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भारतीय मनोरंजनकर्ताओं में से एक थी। मधुबाला 2 दशक से अधिक समय तक फिल्मों में सक्रिय रहीं और उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में भूमिकाएं निभाई, जिनमें महाकाव्य नाटक से लेकर सामाजिक हास्य शामिल थे, जिसे समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने प्रमुखता से छापा। दक्षिण एशियाई, यूरोपीय और पूर्वी अफ्रीकी देशों के बाजारों में उनका नाम काफी लोकप्रिय हुआ। साल 2008 में एक आउटलुक पोल के परिणामों में उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में सूचीबद्ध किया गया। दिल्ली में जन्मी और पली बढ़ी मधुबाला 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ मुंबई आ गईं और कुछ ही समय बाद कई फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई देने लगीं, जिसके बाद साल 1940 के दशक के अंत तक वह प्रमुख भूमिकाओं में भी नजर आने लगी। नीलकमल 1947, अमर 1954, हॉरर फिल्म महल 1949 और रोमांटिक बादल फिल्म 1951, तराना 1951, जिससे मधुबाला ने पहचान हासिल किया। जिसके बाद मधुबाला को मिस्टर एंड मिसेस 55, चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट क्राइम फिल्मों हावड़ा ब्रिज और काला पानी में लगातार आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली। एक रूढ़िवादी परिवार में जन्मी मधुबाला बहुत धार्मिक थीं और बचपन से इस्लाम का पालन करती थीं। 1940 के दशक के अंत में अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के बाद उन्होंने बॉम्बे में पेडर रोड, बांद्रा में एक बंगला किराए पर लिया, जिसका नाम रखा अरेबियन विला। यह मृत्यु तक उनका स्थायी निवास बन गया। 3 हिंदुस्तानी भाषाओं की मूल वक्ता मधुबाला ने 1950 में पूर्व अभिनेत्री सुशीला रानी पटेल से अंग्रेजी सीखना शुरू किया और केवल 3 महीनों में अंग्रेजी भाषा में पारंगत हो गईं। उन्होंने 12 साल की उम्र में ड्राइविंग भी सीखी और वयस्कता तक 5 कारों की मालकिन बन गईं। एक ब्यूक, एक सेवरले, स्टेशन वैगन, हिलमैन और टाउन इन कंट्री, जिसका स्वामित्व उस समय भारत में केवल 2 लोगों के पास था, एक महाराजा ग्वालियर और दूसरी मधुबाला। उन्होंने अरेबियन विला में 18 अल्सैटियन कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में रखा। 1950 के मध्य में एक मेडिकल जांच के दौरान मधुबाला के दिल में एक लाइलाज वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष का पता चला। निदान को शुरू में सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि इससे उनका कैरियर खतरे में पड़ सकता था। जिसके बाद ऐतिहासिक महाकाव्य नाटक मुगले आजम 1960 में मधुबाला के अनारकली के लिए प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसके बाद से आलोचकों द्वारा उनके प्रदर्शन को भारतीय सिनेमाई इतिहास में सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में वर्णित किया गया। मधुबाला की मुगले आजम उस समय भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म में छिटपुट रूप में काम किया। नाटक शराबी 1964 में अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की। अभिनय के अलावा उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड के तहत 3 फिल्मों का निर्माण किया, जिसे 1953 में उनके द्वारा स्थापित किया गया था। मजबूत गोपनीयता बनाए रखने के बावजूद मधुबाला ने अपने व्यापक परोपकारी कार्यों के लिए और अभिनेता दिलीप कुमार, जिनसे उन्होंने 1951 से 1956 तक डेट किया, और अभिनेता गायक किशोर कुमार के साथ अपने संबंधों के लिए भी काफी चर्चित रहीं। मधुबाला का पहला रिश्ता उनके बादल सह कलाकार प्रेमनाथ के साथ 1951 में शुरू हुआ था, लेकिन धार्मिक मतभेदों के कारण वे 6 महीने के भीतर ही टूट गए। लेकिन नाथ जीवन भर मधुबाला और उनके पिता अताउल्ला खान के करीब रहे। 1951 में तराना के फिल्मांकन के दौरान मधुबाला अभिनेता दिलीप कुमार के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ गईं। यह मामला 7 साल तक जारी रहा और मीडिया और जनता से व्यापक ध्यान भी मिला। जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ा,
मधुबाला और दिलीप ने सगाई कर ली, लेकिन खान की आपत्तियों के कारण उन्होंने शादी नहीं की। खान चाहते थे कि दिलीप उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में काम करे, जिसे अभिनेता ने मना कर दिया। साथ ही दिलीप ने मधुबाला को बताया कि अगर उन्हें शादी करनी है तो उन्हें अपने परिवार से सभी संबंध तोड़ने होंगे। 1957 में नया दौर पेशी के मामले में अदालती मुकदमे के बीच इस रिश्ते का अंत हो गया। 1950 के दशक के अंत के दौरान मधुबाला को उनके 3 सहकलाकार भारत भूषण और प्रदीप कुमार किशोर कुमार द्वारा शादी के लिए प्रस्तावित किया गया। दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। चलती का नाम गाड़ी के सेट पर मधुबाला ने किशोर के साथ दोस्ती को फिर से जगाया, जो उनके बचपन के साथी थे और उनकी दोस्त रूमा गुहा ठाकुरता के पूर्व पति भी थे। 2 साल की लंबी प्रेमालाप के बाद मधुबाला ने 16 अक्टूबर 1960 को किशोर से अदालत में शादी की। इस जोड़ी को उनके विपरीत व्यक्तित्व के कारण लोगों में बेमेल माना जाने लगा। 1960 में अपनी शादी के तुरंत बाद मधुबाला और किशोर कुमार ने अपने डॉक्टर रुस्तम जल वकील के साथ लंदन की यात्रा की। अपने हनीमून को मधुबाला ने हृदय रोग के विशेष उपचार के साथ जोड़ा, जो तेजी से बढ़ रहा था। लंदन में डॉक्टरों ने जटिलताओं के डर से उनका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय मधुबाला को किसी भी तरह के तनाव और चिंता से बचने की सलाह दी। यहाँ तक कि उन्हें कोई भी बच्चा पैदा करने से मना कर दिया गया और उन्हें 2 साल की जीवन प्रत्याशा दी गई, जिसके बाद मधुबाला और किशोर बॉम्बे वापस लौट आए और वह बांद्रा में किशोर कॉटेज में शिफ्ट हो गईं, जिसके बाद उनकी स्वास्थ्य की स्थिति लगातार गिरती जा रही थी और अब वह अक्सर अपने पति से झगड़ती रहती। अशोक कुमार, किशोर के बड़े भाई, ने याद किया कि उनकी बीमारी ने उन्हें एक बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति में बदल दिया और उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने पिता के घर में ही बिताया। धार्मिक मतभेदों के कारण अपने ससुराल वालों की कड़वाहट से बचने के लिए मधुबाला बाद में बांद्रा के क्वार्टर डेक में किशोर के नए खरीदे फ्लैट में चली गईं। हालांकि किशोर कुछ समय के लिए ही फ्लैट में रहे और उन्हें एक नर्स और एक ड्राइवर के साथ अकेला छोड़ दिया गया। हालांकि मधुबाला के सभी चिकित्सा खर्च वहन कर रहे थे। मधुबाला ने खुद को परित्यक्त महसूस किया और अपनी शादी के 2 महीने से कम समय में अपने घर वापस लौट आईं। अपने शेष जीवन के लिए वह कभी कभी उनसे मिलने जाते थे, जिसे मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने सोचा था कि वह संभवतः खुद को उनसे अलग कर लें ताकि अंतिम अलगाव में दोनों को चोट न पहुंचे। जून 1966 के अंत में मधुबाला आंशिक रूप से ठीक हो गई थी और उन्होंने राज कपूर के साथ जेके नंदा की चालक के साथ फिर से फिल्म में लौटने का फैसला किया, जो उनके उद्योग छोड़ने के बाद से अधूरी थी। उनकी वापसी का मीडिया ने स्वागत किया, लेकिन शूटिंग शुरू होते ही मधुबाला तुरंत बेहोश हो गईं। इस प्रकार फिल्म कभी पूरी नहीं हुई। बाद में उन्हें बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह अपने पूर्व साथी दिलीप कुमार से मिली और छुट्टी मिलने के बाद घर लौट आईं। अपनी अनिद्रा को दूर करने के लिए मधुबाला ने अशोक के सुझाव पर कृत्रिम निद्रावस्था का प्रयोग किया, लेकिन इससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। मधुबाला ने अपने अंतिम वर्ष बिस्तर पर बिताए, जिसके बाद उनका वजन घट गया। उनका विशेष आकर्षण उर्दू शायरी था और वह नियमित रूप से अपनी फिल्में, विशेषकर मुगले आजम, एक होम प्रोडक्टर पर देखती थीं, जिसके बाद वह एकांत प्रिय हो गईं। उन दिनों उन्होंने फिल्मी उद्योग से केवल गीता दत्त और वहीदा रहमान से मुलाकात की, जिसके बाद मधुबाला ने अपना ध्यान फिल्म निर्देशन की ओर लगाया और फरवरी 1969 में फर्ज और इश्क नामक अपने निर्देशन की शुरुआत की तैयारी शुरू कर दी। साल 1969 के शुरुआत से ही मधुबाला का स्वास्थ्य गंभीर और गिरावट में था। उन्हें पीलिया हुआ था और यूरिन लिसिस पर हेमट्यूरिया होने का पता चला था, जिसके बाद 22 फरवरी आधी रात को मधुबाला को दिल का दौरा पड़ा। अपने परिवार के सदस्यों और किशोर के बीच कुछ घंटों के संघर्ष के बाद 36 साल की उम्र में सुबह 9:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। मधुबाला को उनकी निजी डायरी के साथ सांताक्रूज, बॉम्बे में जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उनका मकबरा संगमरमर से बनाया गया और शिलालेख में कुरान की आयतें और पद्य समर्पण शामिल हैं। लगभग 1 दशक तक सामाजिक परिदृश्य से मधुबाला की अनुपस्थिति के कारण उनकी मृत्यु को अप्रत्याशित माना गया और भारतीय प्रेस में व्यापक कवरेज मिली। इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें अपने समय की सबसे अधिक मांग वाली हिंदी फिल्म अभिनेत्री के रूप में याद किया, जबकि फिल्म फेयर ने उन्हें एक सिंड्रेला के रूप में चित्रित किया, जिसकी घड़ी में बहुत जल्दी 12 बज गए थे।